डियर स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन क्लास वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बट सबसे पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट, और ये सरप्राइज गिफ्ट है फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड एम्स 2018, जिसका कि पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे वेबसाइट www.cityofbiology.in पे दिया हुआ है। आप वेबसाइट पर जाएं और इसे चेक करें, आपको ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये टेस्ट सीरीज 100% फ्री है, आपको बस वेबसाइट पर जाना है और फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी के सेंटर में है। एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी न्यूरल टिश्यू बाहर की तरफ निकलेंगे, प्रोजेक्ट आउट, या दे विल प्रोजेक्ट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट विल बी कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलेंगे towards the tissue or organ, they will be called as the efferent neuron, and efferent neuron are of motor type. या फिर मैंने बताया कि they will project into the central nervous system, that is called afferent neuron या फिर sensory neuron. So peripheral nervous system के दो component है, efferent and afferent. Now you see, peripheral nervous system का दो part है, one is the voluntary part and other is the involuntary part. वॉलेंट्री पार्ट को हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं और इनवॉलेंट्री को हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ना वॉलेंट्री का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गेटिंग कनेक्टेड टू द स्केलेटल मसल्स, सो दिस इज गोइंग टू बी द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं या हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। So, central nervous system connecting to the smooth muscles or the internal organs will constitute autonomic nervous system. Autonomic nervous system का दो component होता है, one is the sympathetic and one is the parasympathetic. So overall, central nervous system brain plus spinal cord, peripheral nervous system somatic plus autonomic, और autonomic का दो part है, sympathetic और parasympathetic. Now see about the nervous tissue. नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, वेयर एज वी हैव सम सपोर्टिंग सेल्स एंड दिस सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स। किसी किसी बुक में ये न्यूरोग्लियल सेल्स भी लिखा हुआ होगा। यहां पे वी हैव गॉट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखा है। The most important are oligodendrocytes and Schwann cells. दोनों ही सेल का काम होता है माइलिन शीथ का सिंथेसिस करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Oligodendrocytes and Schwann cell they help in myelin sheath formation. लेकिन oligodendrocyte ये फंक्शन करता है in the central nervous system, whereas Schwann cell सेम फंक्शन करता है in peripheral nervous system. तो peripheral nervous system में myelin sheath is synthesized by Schwann cells. Next is the astrocytes. Astrocytes form something called blood-brain barrier. और फिर microglial cells. These cells are the macrophages of the nervous system. That is, they are phagocytic cells of our brain. That is the microglial cells. Students, let's talk about the neuron in some detail. जो अपना न्यूरॉन है, न्यूरॉन के पास दो चीज होता है। वन होता है सेल बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज द साइटोन, और उस सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, दे आर कॉल्ड सेल प्रोसेसेस। नाउ जो सबसे बड़ा सेल प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, और जो ये एक्सॉन होता है ये इंपल्स को हमेशा ही साइटोन से दूर लेके जाता है। इट कैरीज द इंपल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। जबकि जो डेंड्राइट्स होते हैं, जितने भी स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, दे कैरी द इंपल्स टुवर्ड्स द बॉडी। नाउ स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस हम लोग न्यूरॉन्स को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला यूनिपोलर। तो यूनिपोलर के पास
we have got one cyton and only one process, and that one process is the axon, because that process is the longest process that cannot be dendrite, that is going to be a axon. Such is called unipolar, and they are present at the embryonic stage. नेक्स्ट वी हैव गॉट द बाइपोलर. बाइपोलर का मतलब होता है आपके पास दो प्रोसेस है, वन इज द साइटोन, और साइटोन से दो प्रोसेस निकल रहे हैं, तो यू विल हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट. This type of neurons are found in the retina and also in our olfactory epithelium. Next, the common one is the multipolar. Most of the neurons हमारे बॉडी में multipolar होते हैं. देखिए आपके पास डेंड्राइट्स कितने भी हो सकते हैं, बट यू विल ऑलवेज हैव ओनली वन एक्सॉन. इस कारण से मल्टीपोलर में वन साइटोन, वन एक्सॉन, एंड यू हैव टू और मोर डेंड्राइट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. तो यहां पे मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा. सबसे पहले दिस इज कॉल्ड द साइटोन. साइटोन के पास ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट साइटोन लैक्स सेंट्रियोल. हमको पता है कि सेंट्रियोल हेल्प्स इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. अगर आप स्पिंडल फाइबर नहीं बना सकते हैं, यू लैक द पावर ऑफ डिवीजन. इस कारण से हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है, इट हैज गॉट लीस्ट पावर ऑफ डिवीजन, लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर क्वेश्चन पूछता है ऐसा टिश्यू विच हैज गॉट द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, तो हमारा आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं. दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल्स. ये निजल ग्रेन्यूल्स एक तो साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस डेंड्राइट्स, बट दे आर एब्सेंट इन द एक्सॉन. तो सबसे पहले इनका पोजीशन आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, आखिर ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो these granules are nothing but they are the fragments of rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum का मतलब है कि ribosomes are attached on the surface of the endoplasmic reticulum. So what will be the function of nasal granule? They help in protein synthesis. Now student, you can see we have drawn a myelin sheath. Now myelin sheath का formation के बारे में मैंने यहाँ बात किया था. Oligodendrocytes in the central nervous system and Schwann cells in the peripheral nervous system. Now what is the importance of this? अगर myelin sheath आप पे present है, you are called myelinated, and if that is not present, you are called non-myelinated. The important thing here student is myelin sheath is made up of phospholipid. मतलब आप लिपिड के बने हुए हैं. अगर आप प्रेजेंट रहेंगे, यू आर गोइंग टू गिव अ साइनी नेचर. लिपिड बहुत चिकना होता है, तो दैट इज गोइंग टू गिव अ साइनी नेचर जो कि सिल्वरिश व्हाइट होता है. तो ऐसा कोई भी पार्ट जहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाइट मैटर. और अगर नॉन माइलिनेटेड है, तो यू आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रे मैटर. तो सिल्वरी व्हाइट क्या होता है? माइलिन शीथ, दैट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाइट मैटर. नेक्स्ट, माइलिन शीथ हर पॉइंट पे नहीं होता है. सम पॉइंट्स माइलिनेटेड में ऐसे होते हैं जहां पे कि माइलिन शीथ मिसिंग होता है. दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नोड ऑफ रेनवियर? सो सी स्टूडेंट्स, जो माइलिन शीथ होता है, दिस इज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब है वो अपने एरिया में इंपल्स को कंडक्ट होने नहीं देगा. सो नाउ इफ वी हैव अ इंपल्स ट्रैवलिंग एट दिस पॉइंट, this cannot travel along the myelin sheath. It has to jump to this node of Ranvier. अब यहां पे ये ट्रेवल नहीं कर सकता है. It has to jump at this node of Ranvier. तो हमारा जो impulse ट्रेवल करता है, that jumps from one node of Ranvier to other node of Ranvier. This is called jumping conduction or the saltatory conduction. Since this is jumping from one node to the other, this is going to be very fast. तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वहां पे इंपल्स कंडक्शन 20 टाइम्स फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड. सो याद रखिएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर दे हेल्प इन द सॉल्टेटरी कंडक्शन एंड दैट इज अ वेरी फास्ट कंडक्शन ऑफ द इंपल्स. नाउ एक्सॉन का जो एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है, एंड दिस ब्रांचिंग्स आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया. और आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ बटन लाइक थिकनिंग्स है. These button-like thicknings जो balls हैं, they are called synaptic knob. ये जो synaptic knob है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. Now, आखिर ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कौन करता है?
तो इन सिनेप्टिक नॉब में वी हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। बट सिंथेसिस करने के बाद उसको स्टोर करना होता है, और उसको स्टोर करने के लिए वी हैव गॉट सिनेप्टिक वेसिकल्स दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन, कि आखिर एक्सॉन में इंपल्स कंडक्ट कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मान लीजिए दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सोलेमा, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इफ वी वांट, हम लोग एक्सोप्लाज्म को इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं ICF, और जो भी चीज बाहर में होगा उसको हम लोग ECF बोल सकते हैं। लेट्स सी द कंपोजिशन। ECF में इट हैज गॉट मोर सोडियम एंड लेस पोटेशियम, ये नॉर्मल चीज है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है और पोटेशियम कम होता है, वेयर एज ICF में, दैट इज एक्सोप्लाज्म में, लेस सोडियम बट मोर पोटेशियम। इस कारण से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम लोग अलाउ करें तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ ICF में, एक्सोप्लाज्म में, we have got some negatively charged proteins. Now see this exolemma. Exolemma में एक पंप है, this pump is called sodium potassium ATPase pump. यहां पे दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक होता है सोडियम चैनल और एक होता है पोटेशियम चैनल। नाउ लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ दीज चैनल्स एंड द पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, एटीपेज पंप है, मतलब दिस रिक्वायर्स एनर्जी, ये एक एक्टिव पंप है। ये पंप 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको याद रखने के लिए, बाहर में सोडियम ज्यादा होता है तो इट हैज टू मूव सोडियम आउट, अंदर में पोटेशियम ज्यादा होता है तो इट हैज टू मूव पोटेशियम इन। सिंपली काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स हियर, Na+, 1 2 3, तो 3 सोडियम को ये बाहर करेगा, एंड पोटेशियम में 1 2, 2 पोटेशियम को ये इन करेगा। नेक्स्ट वन वी हैव द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल, अगर ये चैनल्स खुल जाएंगे, अगर मान लीजिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला हुआ है तो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाएगा, और अगर ये चैनल बंद हो जाएगा तो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी सोडियम के लिए घट जाएगा। तो दो तरह के चैनल्स हैं, अगर ये खुलता है तो उस पार्टिकुलर आयन का परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, और अगर वो बंद होता है तो परमिएबिलिटी घट जाता है। एट द सेम टाइम ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि ICF में पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, ये इमोबाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। नाउ वंस वी नो द बेसिक्स ऑफ दिस एक्सॉन, लेट्स सी व्हाट इज अ पोलराइज्ड न्यूरॉन। पोलराइज्ड न्यूरॉन का मतलब होता है एक रेस्टिंग न्यूरॉन जो कि इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस समय आउटर मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। तो बाहर का मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? सबसे पहला रीजन होता है सोडियम पोटेशियम पंप इज एक्टिव। इस कारण से 3 सोडियम बाहर जाते हैं, केवल 2 पोटेशियम अंदर आता है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज कमिंग इनसाइड। सेकेंड रीजन होता है मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, मतलब पोटेशियम के चैनल्स खुले हुए हैं, पोटेशियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में अंदर में होता है, तो इट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फिर से अंदर से बाहर जा रहा है। और तीसरा रीजन होता है ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ये निगेटिव होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। इस कारण से इनर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। अब स्टूडेंट, दिस न्यूरॉन हैज टू गेट एक्साइटेड एंड कंडक्ट अ इंपल्स। Excitability and conductivity is the property of the neuron or the nervous tissue. So, जैसे ही आप इसे एक्साइट करेंगे, एक्साइट करने के लिए यू हैव टू गिव अ स्टिमुलस।
स्टिमुलस का एक मिनिमम वैल्यू होता है एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। या तो आपको मिनिमम वैल्यू देना पड़ेगा या उससे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप उससे कम दीजिएगा तो न्यूरॉन एक्साइट नहीं होगा। जैसे ही ये न्यूरॉन एक्साइट होता है, आई कॉल दिस डीपोलराइज्ड। पोलराइज्ड में बाहर में पॉजिटिव था, डीपोलराइज्ड में बाहर में नेगेटिव और अंदर में पॉजिटिव। आखिर ये क्यों हुआ? एज वी गिव द स्टिमुलस, सोडियम पोटेशियम पंप becomes inactive and this membrane becomes more permeable for sodium and permeability for potassium decreases। मतलब सोडियम के चैनल्स खुल जाते हैं और पोटेशियम का चैनल बंद हो जाता है। अब सोडियम ज्यादा होता है बाहर में, तो सोडियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसके कारण से इनर मेम्ब्रेन विल बिकम पॉजिटिव एंड आउटर मेम्ब्रेन विल बिकम नेगेटिव। नाउ अ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, और ये कितना होता है? तो दिस कैन बी अप टू मैक्सिमम प्लस 45 मिली वोल्ट। आप किताब में देखेंगे प्लस 32 प्लस 45 मिली वोल्ट दिया रहेगा। पहले इनसाइड वाज -70, नाउ द इनसाइड हैज बिकम प्लस 45 इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड। Now the membrane has got excited and it will conduct the impulse। अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूरॉन फिर से एक नया इंपल्स को कंडक्ट करे, फिर से उस पर एक नया स्टिमुलस काम करे, तो इसके लिए जरूरी है कि मेम्ब्रेन फिर से रीपोलराइज हो। मतलब ड्यूरिंग दिस फेज एक नया स्टिमुलस न्यूरॉन के ऊपर काम नहीं कर सकता है। सो वी हैव अ नेक्स्ट फेज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब है फिर से बाहर में पॉजिटिव और अंदर में नेगेटिव। नाउ ये क्यों होता है? This is due to membrane again becomes more permeable for potassium and less permeable for sodium। तो पोटेशियम किधर से किधर मूव करेगा? पोटेशियम will move from inside to outside। तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस कारण से outside will become positive and inside will become negative। So repolarization is due to potassium moving from inside to outside। Depolarization is due to sodium moving from outside to inside। At last students, let's see कि आखिर ये impulse along the axon conduct कैसे होता है। अब देखिए, मान लीजिए दिस वाज अ रेस्टिंग न्यूरॉन जिसका कि बाहर में पॉजिटिव था और अंदर में नेगेटिव था। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस। जिस पॉइंट पे आप स्टिमुलस दीजिएगा दैट एरिया इज गोइंग टू गेट डीपोलराइज्ड। मतलब यहां पे बाहर में क्या हो जाएगा? बाहर में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और अंदर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो ओनली दिस साइट ऑफ स्टिमुलस गेट्स डीपोलराइज। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने एक बार स्टिमुलस दिया और पूरा का पूरा न्यूरॉन डीपोलराइज हो गया। ओनली एट द साइट ऑफ स्टिमुलस दैट इज गेटिंग डीपोलराइज्ड। नाउ this negative charge will be attracted by this positive charge and this positive charge will be attracted by this negative charge। तो अब फिर से ये एरिया डीपोलराइज हो जाएगा। The same cycle will again get repeated। The same cycle will again get repeated और इस तरह से हमारा इंपल्स कंडक्ट होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट इन अ ग्राफ। यहां भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग -70 से स्टार्ट किए थे। नाउ -70 यहां पे हमने एक स्टिमुलस दिया, उसके कारण से ये आगे बढ़ना शुरू हुआ टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और ये मैक्सिमम पहुंचा अप टू 45। दिस वेव इज द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। दिस डीपोलराइजेशन वेव इज ड्यू टू सोडियम। सोडियम किधर से किधर मूव किया था? सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नाउ अगेन इट हैज टू मूव बैक from plus 45 to minus 70। This is called repolarization and repolarization is due to potassium और potassium moves from the inside to outside। Next student, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा और नीचे आ गया है, मतलब ये -70 से भी नीचे चला गया है। This phase is called hyperpolarization। एक्चुअली होता क्या है कि पोटेशियम चैनल्स थोड़े ज्यादा देर के लिए खुले रहते हैं एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये हाइपर पोलराइजेशन भी पोटेशियम के कारण से होता है एंड द रीजन इज पोटेशियम चैनल्स रिमेन ओपन फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम एज कंपेयर टू सोडियम। एंड लास्ट स्टूडेंट, लेट्स सी द स्पीड ऑफ द इंपल्स। आखिर ये स्पीड ऑफ द इंपल्स ज्यादा कब होगा और कम कब होगा?
तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अबाउट द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड टू द अदर, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन, अगर हमारा न्यूरॉन थिक है, थिक न्यूरॉन होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, मोर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस, फास्टर विल बी द इंपल्स। और तीसरा, इंपल्स फ्लो इज सिंपली द कंडक्शन ऑफ द आयंस, आयंस ज्यादा फास्ट फ्लो करेंगे अगर उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इफ वी हैव द वार्म ब्लडेड एनिमल तो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हाई, उस कारण से इंपल्स इज गोइंग टू ट्रेवल फास्टर इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो स्टूडेंट, दिस वाज अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में कुछ और भी पार्ट्स हैं जिनको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।